तो जनाब टेस्ट का जो भी लेना देना है वो हमें तो अंदाज़ा नहीं होता, किसी न किसी वजह से टेस्ट आपका डिले हो गया होगा, पोस्टपोन हो गया होगा और दोबारा न्यू डेट आपको यकीनन आपको दे दी गई होगी या दे दी जाएगी। ठीक है, टेस्ट की जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरा ख्याल है कि आपको इजीली बता दिया जाता। वो असल में ऑनलाइन आपको मालूम है कि इश्यूज हैं बहुत सारे, कभी कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो मे भी किसी इशू की वजह से आपको डिले हो गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ थे जनाब, हम चलते हैं क्लास की तरफ। और क्लास में हमने डिस्कस किया था और आपको क्वेश्चन दिया था और आपसे पूछा जाता था कि एफिनिटीज ऑफ इकायोडर्मेट्स। तो हमारी एफिनिटीज इकायोडर्मेट्स की दो तरफ से हमें नज़र आती है और ज़्यादातर जो हमसे पूछी जाती है वो हेमीकॉर्डेट। ठीक है, जिसका हम आपसे जिक्र कर चुके थे और ये हम आपको बात डिफाइन कर चुके हैं। कभी इत्तेफाक से आपसे एफिनिटीज विद कॉर्डेट भी पूछ लिया जाता है तो वो इससे मिलता जुलता ही आंसर यूजुअली उसमें और इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लार्वल आपको इसमें नज़र आएगा क्योंकि कॉर्डेट में तो लार्वा नहीं होता। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमें लार्वल स्टेज नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बहरहाल हमने आपको उसका टॉपिक रखा है आपके सामने और क्वेश्चन वही है, डिफाइन द एफिनिटीज ऑफ इकायोडर्मेट विद कॉर्डेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम तकरीबन वही बातें हैं दो, like developmental pattern, the chordate act and echinodermate acts both undergo radial cleavage। इसकी डेवलपमेंटल पैटर्न जो हमारे इकायोडर्मेट्स का है वही हमें कॉर्डेट्स में भी नजर आता है। डेफिनेटली आगे चलकर वो चेंज हो जाता होगा, लेकिन इनिशियली तौर पर उसका डेवलपमेंटल पैटर्न जो है वो एक है। अलीशबा, कैसी बातें करती हो तुम? कौन से टेस्ट का सिलेबस मैं बच्चे बता दूं? हैं अलीशबा, कहाँ हो तुम? अलीशबा बहुत दूर से कहीं से आ रही लगता है बेचारी, पहले भी बेचारी परेशान थी ना नेट की वजह से, तो अब मुझे लग रहा है और परेशान हो गई। बेटा टेस्ट का सिलेबस आपको जो बताया था पहले वही है। चैप्टर 10 स्टार्ट से लेकर आर्थ्रोपोडा तक वो एमसीक्यूज के लिए भी दिया था और वही आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी दिया था। ठीक है, तो एफिनिटीज विद कॉर्डेट में पहला हमारा कि जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो दोनों की सेम है, यानी कॉर्डेट की भी और इकायोडर्मेटा की। ड्यूटरोस्टोमी एज यूजुअल जो हमने पहले आपको हेमिकॉर्डेट की बताई थी, सेम एज द सेम वर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं पर आपने हेमिकॉर्डेट लिखना है तो उसकी जगह पे कॉर्डेटा लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों में क्या था, हमने कहा था कि ड्यूटरोस्टोमी हमारे इनमें दोनों में यानी इकायोडर्मेट्स और कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट तीनों में ड्यूटरोस्टोमी होती है और सेम both phyla belong to group deuterostomes. In these animals mouth develop at the end opposite to the blastocore and blastocore change into anus। जो डायग्राम मैंने लास्ट टाइम दिखाई दिया, अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाई दी। ठीक है, तीसरा जो करेक्टर है वो हमारा कॉर्डेट और इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हेमिकॉर्डेट में जो आपने लिखा है mesodermal skeleton, both have mesodermal skeleton। These resemblance clearly indicate that echinodermate evolved as a side branch from the common dipleural-like ancestor, which
also gave rise to hemichordate and chordate। तो ये जो लाइन है ये करेक्टर नहीं है, ये बल्कि हम ये हमारी तरफ से क्लेरिफिकेशन है। हम ये बताना चाहते हैं कि दरअसल ये जो रिजेंबल्स हैं या एफिनिटीज हैं इकायोडर्मेट विद द कॉर्डेट, ये एक्चुअल हमारे किसी ऐसे डाइप्लूरा एंसिस्टर से इवॉल्वेशन है, बनने का अमल है, जिसमें आगे चलकर कोई साइड ब्रांच बनी होगी और उनसे हेमिकॉर्डेट प्रोड्यूस्ड हुआ होगा, देन कॉर्डेट प्रोड्यूस्ड हुआ होगा। क्योंकि रिजेंबल है ना, यकसानियत, एफिनिटीज, तो एफिनिटीज हैं तो इसका मतलब है कि मिलता जुलता। ठीक है, तो ये करेक्टर नहीं है, मैं आपको बता दूं, करेक्टर हमने ये बता दी बोथ है मेसोडर्मल स्केलेटन। और ये हमने क्लियरिफाई किया कि जनाब इन करेक्टर की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि कायोडर्मेट्स डाइप्लोरा लार्वा क्योंकि वहाँ मौजूद है तो उनकी पॉसिबिलिटीज हैं कि वहाँ से कोई ब्रांच बनी होगी, वो हमें हमारे पास नहीं है। हमारे पास अभी ये एंसेस्टर नहीं है जो हम उसको मजीद फुल फाइनल क्लियरिफाई कर दें, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकली बात है रिजेंबल देखते हुए। तो उन्हीं से हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, चैट में कुछ है जी, अलिशबा ने कहा कि सही सही सर, मुझे लगा एमसीक्यूज के लिए अलग है, नहीं बेटा एक ही है। ठीक है, डाइप्लूरा लार्वा है, तो लाइक उन्होंने कहा कि डाइप्लूरा लार्वा जो हमने डायग्राम दिखाई ना आपको पीछे, ट्रोकोफोर लार्वा और डाइप्लूरा लार्वा की, अगर दोबारा दिखा देते हैं आपके लिए ताकि आसानी रहे। ये टॉर्नेरिया लार्वा और बाइपेनेरिया लार्वा, ठीक है, इसी तरह का लार्वा होता है वो, बाइपेनेरिया की तरह, बाइपेनेरिया की तरह। तो इसलिए हम कहते हैं कि जी वो एंसेस्टर हमारे इन तीन ग्रुप का हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एवोल्यूशन में कहीं कहीं हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कैसे हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, ये स्लाइड देख रहे हैं आप, स्लाइड में मैंने पहले आपको एफिनिटीज बता दी और फिर उसके बाद मैंने आपको एक गड़बड़ दिखाई। जो चीज़ पहले थी, हेडिंग थी ना पहले, चैप्टर नंबर, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम इकाइनोडर्मेट, वो कब दिखा रहा हूँ मैं, वो आपको बाद में दिखा रहा हूँ एज सेम बिल्कुल। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये आपको दिखाने के लिए किया, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक में हम, बच्चे ने एक बार सवाल पूछा था कि सर ये एवोल्यूशन में हमें ये कैसे हम क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे, जबकि हम तो फॉसिल रिकॉर्ड देखते हैं ना। लेकिन बेटा फॉसिल रिकॉर्ड पहले आपको मिल गया वो वाला, जैसे मैं आपको ये स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि मैंने पहले आपको हेडिंग दिखा दी, पढ़ा दिया, उसके बाद मैं चैप्टर की हेडिंग, फाइलम की हेडिंग, किंगडम की हेडिंग दिखा रहा हूँ। तो हमें क्या हुआ, हमें फॉसिल पहले कौन सा मिल गया, बाद वाला फॉसिल पहले मिल गया, और जो पहले की कड़ी थी, फाइलोजेनी थी, वो अभी तक नहीं मिली। मसलन मैं ये गायब कर दिया। अभी कौन सा टॉपिक है ये तो हमें पता है, मगर किस चैप्टर से है, किस कैटेगरी से है, ये तो नहीं पता। तो हम ये तो बता सकते हैं कि जनाब ये टॉपिक कॉर्डेट का एफिनिटीज है, मगर ये कहाँ से आ रहा है ये नहीं बता सकते। तो जब आपको बाद वाला फॉसिल पहले मिल जाए तो फिर हम अपनी तरफ से कयास आराई करते हैं, हाइपोथेटिकली बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पर ये एक हाइपोथेटिकल बात की है कि ऐसे एंसेस्टर जो डाइप्लोरा लार्वा से मिलते जुलते हों, उन्होंने कहीं साइड ब्रांच बनाकर हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट को प्रोड्यूस किया हो। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम आगे, और आगे हमारे काइनेटोमेट में थोड़ा सा
एफिनिटीज विद हेमिकॉर्डेट, नहीं ये तो हम कर चुके हैं ना, ये तो हम कर चुके हैं, वो स्लाइड आगे आ गई। करेक्टर्स ऑफ हेमिकॉर्डेट ये हमने आपको दिखाने थे, ये है हेमिकॉर्डेट। अब हम करेक्टर ऑफ हेमिकॉर्डेट, अब हम इन वर्टेब्रेट से निकलकर बड़े वर्टेब्रेट्स या वर्टेब्रल कॉलम वाले एनिमल्स की तरफ आ गए। ये ओरिजिनली हमारे पास एनिमल नजर आ रहा है, ये हेमिकॉर्डेट, ये हमारे लैब में रखा हुआ स्पेसिमन। और ये एक डायग्राम है, इसमें आपको तीन पार्ट्स इसके दिखाए जा रहे हैं। प्रोबॉसिस जो कि हेड की तरह हमें नजर आ रहा है मगर ये सर नहीं है, ठीक है। कॉलर इसका निचला हिस्सा बॉडी का, और फिर देन ट्रंक पूरा पार्ट। तो हम आमतौर पे हेमिकॉर्डेट के बॉडी पार्ट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब एक्चुअली आप जाकर देखना चाहते हैं हेमिकॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स जो कि यूजुअली एज अ नोट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हेमिकॉर्डेट के कैरेक्टर्स की जगह पर आपसे फाइलम हेमिकॉर्डेट पर नोट पूछ लिया जाता है। हेमी हाफ आधा, कॉर्डेट वही कॉर्ड, नोटोकॉर्ड से आप कहते हैं। तो अब हमारा जो फाइलम वर्टेब्रेट शुरू होता है तो उससे पहले हमारे पास कोई ऐसा फाइलम और ऐसे एनिमल्स भी हमें नजर आते हैं जो पूरी तरह से कॉर्डेट नहीं है लेकिन पूरी तरह से इनवर्टेब्रेट भी नहीं है, दोनों के दरमियान। ठीक है, तो ये जो हमारा हेमिकॉर्डेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब, ये है 219। ठीक है, 219 में एक इम्पॉर्टेंट नोट के अंदर आपको मिल जाएगा और ये नोट ही के तौर पर हमसे पूछा जाता है। 219 पेज नंबर, और वहां पर आपको हेमिकॉर्डेटा की एग्जाम्पल के साथ आपको नजर आ रहा है, सही। तो हेमी मीन्स हाफ, कॉर्डेट मीन्स एज यूजुअली कॉर्ड। अब ये ऐसा एनिमल्स इसमें इंक्लूड होंगे जो ना तो पूरी तरह कॉर्डेटा हमें समझ में आते कि यार ये कॉर्डेट है या फिर एक एनाटोमेट है। तो इन दोनों के बीच की जो एक कड़ी है उस कड़ी को आप हेमिकॉर्डेट कहते हैं, फाइलेटिक लिंकेज है। कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा एक नहीं है। हेमी मीन्स होता आधा, आधा कॉर्डेट। आधा कॉर्डेट से मुराद है कि इसमें करेक्टर पूरी तरह कॉर्डेट वाले नहीं है, ये ज्यादा अच्छी तरह डेवलप नहीं है। इसके स्ट्रक्चर में और कॉर्डेट के स्ट्रक्चर में फर्क है, इसमें नोटोकॉर्ड है लेकिन पूरी तरह नहीं। ये एनिमल हैबिटेट और हैबिट इनकी अगर देखें तो दे आर मैरीन एनिमल। ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी समंदर हमें मिलते हैं नजर आते हैं उन समंदरों में हमें ये एनिमल्स मिल जाते हैं, पाकिस्तान में भी। इट लिव्स इन अ शैलो कोस्टल वाटर, जो गदला पानी, जो रेतीला पानी, जहाँ रेत ज़्यादा हमें नजर आती है कोस्टल साइड पर, वहाँ पर हमें ये नजर आते हैं। यू शेप की टनल बनाकर जमीन में बिल बनाते हैं ना, जैसे हम आम कुछ कॉमन से जैसे रोडेंट है, चूहे नुमा एनिमल्स, तो वो जमीन में बिल बनाते हैं। ये भी रेत में बिल बनाते हैं लेकिन इनकी रेत में बिल यू शेप की होती है, यू। इसका मतलब है कि ये इसकी एंट्री है
और ये इसकी एग्जिट है। दोनों एक ही जगह पर मौजूद, लेकिन हम बहुत करीब नहीं होते, बहुत काफी फासला होता है। ठीक है। हेमी कोऑर्डिनेट बेटा इंपॉर्टेंट नोट में देखो जरा, आपको नजर आएगा वो जो सबसे पहला पैराग्राफ लिखा है 219 में। 219 ही है ना, देख लेता हूँ अच्छा। हाँ बेटा 219 में इतना बड़ा बड़ा हेडिंग लगी हुई है हेमी कोऑर्डिनेटा की, इंपॉर्टेंट नोट में फाइलम कोऑर्डिनेटा की हेडिंग नीचे। शैलो कोस्टल, शैलो माने होता है गदला, जैसे होता है ना पानी, गदला लेकिन गंदा नहीं, जिसमें मिट्टी या रेत मिक्स हो गई, उसको शैलो वाटर कहा है। और कोस्टल माने समंदर का किनारा। आप जिस जगह पे जाते हैं सी व्यू, वो भी समंदर का किनारा है। कोस्टल साइट आप उसको बोलेंगे बायोगी टर्म में, लेकिन कोस्टल साइट थोड़ी सी गहरी होती है। जो सी साइड है वो सारा ही समंदर का किनारा है ना। कोस्टल साइट जो होती है जहां पर आपके थोड़ी गहराई हो, यानी हम और आप अगर आगे जाएं तो आपको ये हेमी कोऑर्डिनेट पाँव में नहीं लगेंगे आपके, या आपको चिपकेंगे नहीं, बल्कि आपको गहरे थोड़े से पानी में जाना पड़ेगा। ठीक है। दे में बी सॉलिटरी और कॉलोनिकल। सॉलिटरी का मतलब है अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं कुछ एनिमल्स की टाइप इनकी, और कुछ ऐसे हैं जो कॉलोनी की शक्ल अख्तियार करते हैं। सॉलिटरी सिंगल सिंगल, एक एक, एक एनिमल यहाँ है तो एक एनिमल पर जो है दूसरी क्लास में, उसने वो अपना एक जगह बना रखा, तो सिंगल स्टूडेंट एक एक क्लास में बैठे हैं तो उसको सॉलिटरी कहेंगे। और एक क्लास में 22 23 24 25 स्टूडेंट बैठे हैं तो उसको एक क्लास की आप कॉलोनी बन गई। ठीक है। हाँ जी, इस पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेमिकॉर्डेट। मीना ने पूछा है, इस पे क्वेश्चन लिख लें, बिल्कुल इस पे क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेमिकॉर्डेट, या इसकी एग्जाम्पल पे भी सवाल आपसे नोट के तौर पर पूछे, वो भी मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल बोल्ड वर्ड में लिखा ना इसी में, जिगास बेलानोग्लोसस, वो इसकी एग्जाम्पल है। तो आपसे शॉर्ट नोट बेलानोग्लोसस का भी पूछ लेते हैं। शेप एंड साइज, दीज आर सिलेंड्रिकल और कॉस शेप। एनिमल की रेंज छोटे भी होते हैं मिलीमीटर में, और 350 सेंटीमीटर तक भी बड़े हो सकते हैं। बेलानोग्लोसस में रीच अप टू 1.5 मीटर, तो इसीलिए हम इसको बेलानोग्लोसस जिगास कहते हैं। जिगास माने होता है बड़ा, गीगा होता है ना, गीगा उसे कहते हैं। क्या लिख दिया भाई, सिद्रा ने कुछ लिखा है जी। अस्सलामुअलैकुम सर, प्लीज़ आप क्वेश्चंस की भी स्लाइड बनाकर लेक्चर के स्टार्टिंग या एंडिंग पे लगा दिया करें पेज नंबर के साथ, क्योंकि कभी कभी आवाज़ कटने की वजह से क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, फिर पूरा रिकॉर्ड लेक्चर देखना पड़ता है। मैंने सैटरडे को सर से भी कहा था, उन्होंने कहा था ठीक है। वेरी गुड, बड़ी लंबा बात करने कर दी। खैर, अपनी मसले हैं वो ज़रूर बताया करें ताकि हम मसलों को हल किया करें। अरे मेरे बच्चे, परेशानी तुम्हें हमें क्या है, लेक्चर रिकॉर्ड देखना, या ये सारा काम बस ऑनलाइन लेक्चर में ही हो जाए, कुछ हमें पढ़ना ना पड़े दोबारा। सबको मैं ये एक सजेशन देना चाहूँगा कि सब बच्चे, कोई भी क्लास हो, केमिस्ट्री फिजिक्स उर्दू इंग्लिश मैथ इस्लामियात, ये आपने अगर ऑनलाइन ले भी ली है ना बेटा, तब भी इसका लेक्चर आप जरूर सुनें। भाई सुबह कॉलेज जाना था ना, 5 घंटे, 4 घंटे जाना था,
तो आप उस टाइमिंग पे सुबह लेक्चर सुने, दोपहर में अपने कोचिंग आना था, कोचिंग की क्लास ली। बेसिकली जितना आप अपनी प्रैक्टिस करते हो उतना ही बेहतर तौर से अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं आप। और आप एक बार मिसाल के तौर पर सिर्फ कोचिंग आए, जब हम फिजिकल क्लास ले रहे हैं और आपने कोचिंग में आकर पढ़ा, नोट किया और घर जाकर बैग को पैक करके छोड़ दिया, अब आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि अच्छे नंबर ला सके, पास में भी हो जाए, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी वहीं अच्छे नंबर में। हमें तो अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करना पड़ती है मैडम। और मेहनत, आप लोगों को तो बड़ा चांस मिलता नजर आ रहा है, कोविड ने आपको बड़ा चांस दे दिया टाइम एक्सटेंड होने का ना। मे बी पॉसिबल कि आपके एग्जाम जो भी टाइम डेट हमारी मई जून की होती है उससे कहीं आगे निकल जाए एक आध महीना, तो उसको अवेल करें। हाँ, वो आपका सजेशन ठीक है बिल्कुल कि हम क्वेश्चन, लेकिन बेटा मैं वो पेज नंबर पर ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे फिजिकल में क्लास में आपको पेज नंबर वाइज क्वेश्चन लिखवाता रहता ना बुक पे, तो वो ही करता रहता। वो सारे चैप्टर के एक साथ में क्वेश्चन इसलिए नहीं बना सकता कि मैं स्लाइड्स भी सारी चैप्टर की बनाकर नहीं बैठा हुआ ना। जैसे जैसे मुझे सुबह में हमने आज पढ़ाना है आपको, तो फिर सुबह में बैठकर सुकून से आराम से, या एक दिन पहले और टाइम मिल गया तो 2 दिन पहले आराम से सुकून से स्लाइड बनाए, और फिर सवाल तो वहीं से आते हैं, जैसे जैसे सामने आते जाते हैं सवाल में आता है। फिर भी कोशिश करते हैं आपको, हम अपने ऐसा करेंगे कि जैसे एक वीक के पूरे क्वेश्चन आपको बना कर दे दिए, अपलोड कर दिया आपका होमवर्क के तौर पर, ठीक है। सिमेट्री एंड सेगमेंटेशन, दीज एनिमल्स आर बायलैटरली सिमेट्री और लैक ऑफ सेगमेंटेशन, इनमें सेगमेंट नहीं होंगे। और सिमेट्री एज यूजुअल हमारे कॉर्डेट में भी बायलैटरल है और हेमी कॉर्डेट में बायलैटरल। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल इन विच म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ये हमारे पास आमतौर पर म्यूकस ग्लैंड जब बॉडी वॉल में हों, तो ऐसे एनिमल्स की जो बॉडी होती है, यानी आउटर मोस्ट लेयर, वो चिकनी होती है, बहुत स्मूथ होती है, और उसके ऊपर म्यूकस, चिकना माया होता। क्यों? कि these glands secrete a slimy secretion which protect the animal from action of water. हमारे एनिमल्स या प्लांट जो पानी में मौजूद हैं, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है पानी से ही। कि पानी जो है वो, आप देखें थोड़ी सी देर के लिए, कभी अगर आपने अम्मी के साथ कपड़े शपड़े वॉश करवाए हों, लड़कों ने बेचारे, अगर बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, उन्होंने खुद ही अपने कपड़े वॉश किए हों कुछ घंटे, 1 घंटा 2 घंटा, तो आप देखिएगा आपकी टिप ऑफ द फिंगर्स कितनी सॉफ्ट हो जाती है। बल्कि स्किन आपकी अगर ज़्यादा देर पानी में रहे तो कैसी हो जाती है। तो ये पानी में तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसे एनिमल जो पानी में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उनकी प्रोटेक्शन किसी ना किसी कवरिंग के साथ है, फिशेज हैं, स्केल हैं उसके, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये हेमिकॉर्डेट जो हैं, इनकी बॉडी पर एक म्यूकस की लेयर होती है, काफ़ी मोटी होती है लेयर, चिपचिपा माया, ठीक है। लैक एनी सेगमेंट का मतलब है कि इस पे कोई सेगमेंटेशन देखी थी ना आपने अर्थ फॉर्म पर, उसमें ज्वाइंट तो नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन पीसीज आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इस तरह का कोई सेगमेंट नहीं होगा। बॉडी को हम डिवीजन करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही तस्वीरें इसकी दिखाई थी ताकि हमारे जहन में एक हेमिकॉर्डेट का कॉन्सेप्ट बैठ जाए। प्रोबॉसिस होता है, कॉलर होता है, ट्रंक होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है बिटवीन प्रोबॉसिस एंड कॉलर।
Alimentary canal is a straight tube divided into four regions: बक्कल मुंह वाला हिस्सा, फेरेंक्स गले वाला हिस्सा, सोफेगस आगे कॉलर में, और इंटेस्टाइन वो भी कॉलर। तो इस तरह हम इसकी जो डाइजेस्टिव कैनाल है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वो सीधी ट्यूब की तरह है। ज़्यादा अच्छा कोई इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड हमें नज़र नहीं आता। एक्सक्रीशन बाय सिंगल प्रोबॉसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस कनेक्टेड। अब ये हमारे प्रोबॉसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का लफ्ज आपने कहीं किडनीज में पढ़ा है, ऐसे ही है ना? नेफ्रॉन कभी पढ़ा हो, छोटी सी डायग्राम थी 9 में और डिटेल नहीं थी शायद उसकी इतनी ज़्यादा। सेकंड ईयर में आपके पास पूरी डिटेल। तो नेफ्रॉन का पहला कप शेप पार्ट जिसमें कॉइल ट्यूब होती है हमारे ब्लड की, आर्टरीज की, ठीक है, उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह का स्ट्रक्चर बना होता है इसके प्रोबॉसिस में, या प्रोबॉसिस ग्लैंड होते हैं जो इसकी एक्सक्रीशन करने का काम करते हैं। एक्सक्रीशन में क्या होता है? एक्सक्रीशन में नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से निकाला जाता है, जैसे यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो यूरिन जो फॉर्म होता है वो भी हायर एनिमल्स में एक्चुअल नाइट्रोजन वेस्ट जितने भी बॉडी में बनते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं मेन आपको सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट की बात बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, बाहर निकालना है। तो उसको बनाने के लिए हमारी बॉडी में तो बाकायदा तौर पे बड़े किडनी हैं एक अच्छी, क्योंकि हम तो एनिमल, अगर हायर एनिमल्स की बात करें तो हम तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन हेमिकॉर्डेट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। हाँ, मीना ने कहा कि मैंने देखा अभी, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा था, तो मीना ने बिल्कुल ठीक कहा कि जनाब ग्लोमेरुलस जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन में पड़ा, ठीक है जी। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल, सेक्स इज यूजुअली सेपरेट, गोनेट्स 1 to 7 पेयर्स एज यूजुअल, जैसे हमारे कॉर्डेट में होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन सी वाटर, लेकिन यहाँ इनिशियली तौर पर एम्फीबियंस में भी हमने देखा है या देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो पानी में होगी एक्सटर्नली। एक्सटर्नल तौर पर ओवा दिया जाएगा और उस ओवा पर स्पर्म को डाला जाएगा। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट थ्रू अ फ्री स्विमिंग टोर्नेडियल आर्म। तो ये हमने पढ़ा था ना, एफिनिटीज विद कॉर्डेट, और हमने वहाँ कहा था कि जी टोर्नेडिया लार्वा जब पहले हमें मिला तो हम उसे बाइपेनेरिया लार्वा की तरह, यानी कायोडर्मेट के लार्वा समझ बैठे थे। बाद में जाके पता चला नहीं यार, ये तो हेमिकॉर्डेट का लार्वा। तो इसीलिए हमने इसको एफिनिटीज में भी इस करेक्टर को रखा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया हेमिकॉर्डेट की बात। और हेमिकॉर्डेट के बाद आपका फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी पेज पर है 201 219 पर जो हम थे, इसी पर हमारा आप सवाल लिख लीजिएगा, सिंपल सा, कि राइट द फंडामेंटल कैरेक्टर्स, राइट द फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट, write the fundamental characters of chordate। ठीक है, write the fundamental characters of chordate।
अच्छा जी, इसमें हमारे पास जब हम कहते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर्स या मेन कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, तो अक्सर बच्चे जो बेचारे हमने सप्ली के जब कॉपीज चेक करते हैं ना, तो वो बड़ा खुश हो जाते हैं, यार ये तो बड़ा आसान सवाल आ गया। और वो उसका आंसर लिखते हैं जी, कॉर्डेट में दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, दो हाथ होते हैं, एक नाक एक मुंह, ऐसे करेक्टर लिख देते हैं। कॉर्डेट चार टांगों पे भागता है, कोई दो टांगों पे भागता है। तो ये करेक्टर कॉर्डेट के नहीं है। ये तो मैमल या किसी बर्ड के भी हो सकते हैं ना, किसी फिश के भी हो सकते हैं। तो कॉर्डेट के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो तीन हैं, जिनकी हम बात यहाँ करेंगे। इनको आप फंडामेंटल कैरेक्टर्स कह लें, मेन कैरेक्टर्स कह लें, कॉर्डेट की आइडेंटिफिकेशन कह लें। ठीक है। The name of phylum Chordate is derived from the two Greek words, the chord meaning string or chord, rod होती है ना, chord rod, वो ATA मीनिंग बेरिंग, ऐसे एनिमल जो कॉर्ड बेरिंग हो, जिनके पास एक स्ट्रिंग, एक रॉड नुमा, एक कॉर्ड की शक्ल में कोई चीज प्रेजेंट। तो इनके पास तीन फंडामेंटल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो जिस एनिमल में ये तीन फंडामेंटल कैरेक्टर्स होंगे वो कॉर्डेट कहलाएगा, वरना अदरवाइज वो कॉर्डेट नहीं है। या तो वो हैमी है या फिर वो इनवर्टेब्रेट है। पहला कैरेक्टर, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। इन ऑल कॉर्डेट्स अ हॉलो, खाली, ट्यूब्यूलर, ट्यूब की तरह, फ्लूइड फिल्ड जिसमें लिक्विड भरा हो, नर्व कॉर्ड हम उसे कहें, runs along the longitudinal axis of the body, just dorsal to the notochord, and usually expand anteriorly as a brain। और वो उतना आगे तक चली जाए कि वो ब्रेन बना डाले, और उसके नीचे नोटोकॉर्ड भी मौजूद है, एक और कॉर्ड। तो ये जरूर होनी चाहिए पहली बात कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। बाज़ दफ़ा ये कुछ कम है, कहीं कुछ ज़्यादा है, वो भी हम बात दिखाते हैं आपको। इन द ग्रुप क्रेनिएटा इट बिकम डिफ्रेंशिएट इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम अगर क्रेनिएटा की बात करें तो उसमें ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना लेती है। क्रेनिएटा कौन? क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम वाले। क्रैनियम, क्रैनियम किसे कहते हैं? क्रैनियम है जी। क्रैनियम किसे कहते हैं? क्रैनियम हमने कहीं पहले भी पढ़ा था और हमने कहा था क्रैनियम का मतलब है ब्रेन बॉक्स। और ब्रेन बॉक्स है, सबके पास है यकीनन, है ना। खोपड़ी, ओफो, मीना ने बिल्कुल ठीक कहा जी, खोपड़ी। खोपड़ी को कहते हैं खोपड़ी। और खोपड़ी खाली है कि नहीं, भरी हुई है किस चीज से? कचरे से, भूसे से। ब्रेन तो नहीं है ना खोपड़ी में, या है? होना चाहिए, एक अदद तो कम से कम होना चाहिए। तो ब्रेन कहाँ से बना है? इसी हॉलो नर्व कॉर्ड से। ठीक है, इसी हॉलो नर्व कॉर्ड से बना। ठीक है जी। अच्छा, सब में नहीं होगा, सबसे मुराद है कि कन्वर्जन जो है ना वो क्रेनिएटा में। तो अब हम आगे चलकर देखेंगे कि हमारा कॉर्डेट के ग्रुप्स, वो ग्रुप्स क्रेनिएटा और ए क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा ऐसा होगा जिसमें ब्रेन बॉक्स नहीं होगा। ऐसे एनिमल भी आपको दिखाएंगे अभी आगे चलकर।
दूसरा कैरेक्टर होना चाहिए, नोटोकॉर्ड लाजमी तौर पे होना चाहिए। Notochord is an elongated rod-like flexible cartilaginous structure extending the length of the body। पूरी बॉडी की लेंथ के साथ एक लचकदार, जो कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से बनी हो। कार्टिलेज किसे कहते हैं? नर्म हड्डी को। कान है ना हमारे, ये कान नर्म हड्डी से बने हुए हैं। और आम जुबान में इसको कहते हैं चबनी हड्डी, जिसको चबा के तोड़ सके आप आराम से, उसे कहते हैं कार्टिलेज। तो ये नोटोकॉर्ड चल रही होती है पूरी बॉडी के लेंथ वाइज। इट इज प्रेजेंट इमीडिएटली बीनीथ द नर्व कॉर्ड एंड जस्ट अबव द डाइजेस्टिव कैनाल। अब इसमें अगर हमारे जहन में बात आए ना, जैसे ये कोई भी बॉडी है सपोज एनिमल की, तो ये पहला डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और ये नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये बीच में आ गई नोटोकॉर्ड। तो इसकी भी बॉडी के अंदर एक्सटेंशन होती है। इसमें पास कॉर्डेट में, लाइक हम हैं हायर कॉर्डेट में, इट परसिस्ट इन फ्यू कॉर्डेट थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ कॉर्डेट में ये पूरी जिंदगी ऐसी ही रहती है, कार्टिलेज की बनी रहती है, जबकि मोस्ट ऑफ देम इट साउंडेड एंड रिप्लेस बाय अ वर्टेब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी बना लेती, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम बना देती, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, तो वो बन जाती थी। अब कुछ कॉर्डेट में जो इनिशियल कॉर्डेट्स हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, उनमें ये थ्रू आउट द लाइफ ऐसी फ्लेक्सिबल ही रहती है और कार्टिलेज की रहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फेरिंजियल गिल स्लिट्स। In all the chordate, a series of paired lateral gill slits or gill slits perforated through the pharyngeal walls। Pharynx, larynx और pharynx, पता ना? आपने पढ़ा लैरिंक्स। लैरिंक्स कहते हैं आपकी विंड पाइप को, जहाँ से हवा आपके लंग्स के लिए जाती है। और फेरिंक्स कहते हैं आप अपने खाने की नाली वाले हिस्से को। ये दोनों बिल्कुल क्लोज होते हैं ना एक ही जगह। तो फेरेंजियल वॉल जो है ऑफ द गट बिहाइंड द माउथ, वहां पर गिल स्लिट्स होते हैं। दीज गिल स्लिट्स टर्म्ड एज फेरेंजियल, ब्रैंकियल या विसरल क्लिफ्ट और पाउचेस। ये फेरेंक्स के बिल्कुल नज़दीक तरीन है, तो फेरेंजियल गिल्स या फेरेंजियल क्लिफ्ट के नाम से या पाउच के नाम से। थोड़ा सा नीचे ब्रोंकियाई के पास आ गए, ब्रोंकियल क्लिफ्ट, और अगर गर्दन तक तो विसरल। तीनों तरह के टाइप हमें मिल जाती है, एनिमल्स अलग अलग हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स में ये भी पूरी जिंदगी क्या होंगे, गिल्स ही रहेंगे, है ना। जैसे प्रोटोकॉर्डेट्स एंड लोअर एक्वेटिक वर्टेब्रेट लाइक फिशेस, एम्फीबियंस। फिशेस में तो ये गिल स्लिट्स functionally throughout the life, but in higher vertebrate like us, they disappear or become modified in adult with the acquisition of pulmonary respiration। तो हमारी भी जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही होती है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल में, या एम्फीबियंस में, लेकिन एम्फीबियंस में ये, क्योंकि फ्रॉग का तो आपने पढ़ा लाइफ साइकिल, तो लार्वा बनता है पहले, तो लार्वा में गिल्स होते हैं,
और फिर लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनता है, तो उसमें फिर लंग्स बन जाते हैं। सेम इसी तरह हमारी जो इम्ब्रियोनिक स्टेज है, इम्ब्रियोनिक स्टेज में ये गिल्स मौजूद होंगे, और फिर जब हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होने लगेगा फंक्शनल, तो फिर ये उन्हीं से प्रोड्यूस होंगे, फ्रेंजियल पाउच या फ्रेंजियल गिल्स। ये हम थोड़ा सा आपके सामने रख लेते हैं, तो हमें इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये तीन कैरेक्टर्स कहाँ मौजूद हैं। डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पहला कैरेक्टर ये ब्लू कलर का जो जा रहा है लाइन पूरी, फिर नोटोकॉर्ड उसके नीचे, और फिर तीसरा फेरिंजियल पाउच या फेरिंजियल गिल स्लिट्स, वो ये। अब ये इसमें आगे है फेरिंग्स, फिर ब्रोंकियस, फिर विस्रल हो गया, और ये डाइजेस्टिव कैनाल है जो कि बीच में चल रही है, ये इसमें एनस आ गया। ठीक है, ये एक डायग्राम है, एम्फिऑक्सिस हम अभी आगे चल के देंगे, उससे रिजेंबल रखती है, एक एनिमल है, लेकिन ये तीनों कैरेक्टर्स को शो कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये बात हम कर लेते हैं आगे, और ये हमारे, अब हम चलते हैं दरअसल अपने फाइलम कॉर्डेट के कॉमन कैरेक्टर्स। कॉमन कैरेक्टर वो कौन से थे? वो मेन कैरेक्टर थे या फंडामेंटल, ये कॉमन है जो हर कॉर्डेट में आपको मिलेंगे, चाहे वो फिशेज हों, चाहे एम्फीबियंस हो, चाहे रिप्टाइल्स हों, चाहे बर्ड्स हों, चाहे मैमल। बॉडी ऑफ ऑल कॉर्डेट एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री, लेटरल सिमेट्री होती है, और हम इसको एग्जैक्ट मिरर इमेज, उल्टा और सीधा साइड एक जैसा ही होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जैसे हमने शुरू से आपसे कहा कि कॉर्डेट इकायोडर्मेटा और हमारा नीमाटोड से लेकर सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक के एक्टो एंडो मीजो डर्म पाया। सिलियोम इसमें बहुत अच्छी डेवलप्ड है, और इंटरनल ऑर्गन्स बड़े अच्छे सिलियोमिक कैविटी में सस्पेंड किए गए हैं, रखे गए हैं संभाल कर, और उनको संभालने के लिए बाकायदा यहाँ पर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, झिल्ली मौजूद होती है, जिसे मिसेंट्रीज कहते हैं। अल्लाह करेगा कि आखिरी कुर्बानी आप लोग देखें और हम भी देखें, तो बकरा ईद पर आप अपने उस एनिमल को जो भी आप ज़िबा कर रहे हैं अल्लाह के नाम पर, उसको थोड़ा सा कुर्बानी करने के दौरान जब ज़िबा हो जाए उसके बाद खाल वाल उतार लें, खाल उतार के भी देख सकते हैं आप। और जब स्पेशली जब उसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं, जब आप ज़रूर देखें, आपको पता हो कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में क्या फ़र्क है। एनाटॉमी में आप उन ऑर्गन्स को कहाँ रखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी में फिर आप उनके काम देखना चाहते हैं, तो काम तो हम नहीं देखेंगे, वो तो अब अलाइव नहीं है। तो आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना पूरा एक पैकेट में है, उसके ऊपर पूरी फैट चर्बी पतली सी लेयर होगी, कहीं पे मोटी होगी, कहीं पे पतली होगी। और वो जानवर जैसा है, जानवर को अगर ज़्यादा खिला पिला के मोटा तगड़ा किया तो वो चर्बी थोड़ी सी ज़्यादा नजर आएगी आपको, अगर नॉर्मल है तो वो चर्बी कम नजर आएगी। ये मिसेंट्री कहलाती है, कवरिंग जो मेम्ब्रेनस होती है ना सिलियोमिक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर, हमारे इंटेस्टाइन पे, स्टमक पे, किडनीज पे, ठीक है। एज यूजुअल ड्यूटोस्टोम्स हैं, क्योंकि इनमें ब्लास्टोफोर फॉर्म एनस एंड माउथ डेवलप सेपरेटली। डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक विद माउथ एंड एनस, इनमें बहुत अच्छा सा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है वो आमतौर पर यूजुअली सेपरेट ही है, और इसमें मेल फीमेल बिल्कुल सेपरेट। अब हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा के ग्रुप्स की पहले बात। ग्रुप्स में आपको जो पेज नेक्स्ट टू 20 आपके सामने होगा, तो उसमें देख सकते हैं आप कि पहला ग्रुप ई क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेट। तो अब हम इसको छोटे ग्रुप्स पहले डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट क्लासिफिकेशन, फाइलम कॉर्डेट इज डिवाइडेड into two groups.
तो कॉर्डेटा फाइलम्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कॉमन कैरेक्टर वाली स्लाइड दोबारा दिखा देंगे, लेकिन देख लेंगे दोबारा, देखेंगे इसमें क्या है। कॉमन कैरेक्टर है, देखें 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 जल्दी से। ठीक है जी, हो गया। वाह जी वाह जी वाह जी वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। कितने मिनट ये किया है ये? ठीक है जी, हो गई जी। चलो जी, कॉर्डेट के ग्रुप्स हमारे पास हैं दो अदद। ग्रुप है एक क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेट। एक क्रेनिएटा एब्सेंट ऑफ क्रेनियम, हेड नहीं है इनमें। प्रोटो मीन्स बिल्कुल इनिशियल इब्तदाई, तो हम इसको प्रोटोकॉर्डेट कह लें या एक क्रेनिएटा कह लें। यहाँ पर आप सवाल लिख लें अपने पास, डिफरेंस है हमारा, पूछा जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रेनिएटा एंड ए क्रेनिएटा। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ए क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। पहला करेक्टर तो इसका नाम में, स्कल और क्रेनियम इज एब्सेंट। अगर स्कल और ब्रेन नहीं है, सॉरी क्रेनियम नहीं है, तो ब्रेन बेचारा बहुत अच्छा डेवलप तो नहीं हो सकता ना, कहाँ रखा जाएगा। तो ब्रेन इज नॉट प्रोमिनेंट, बहुत वाजे ब्रेन नहीं। दिमाग तो होता है लेकिन बहुत वाजे नहीं होता, जैसे आजकल के बच्चों के पास भी ऐसी ही ना हालत। बोल गया था अभी ला रहा हूँ, भूल गया। ठीक है, ब्रेन की जगह अच्छी नहीं है ना, तो ब्रेन भी ज्यादा डेवलप नहीं है। नोटोकॉर्ड डज नॉट ट्रांसफर इनटू वर्टिकल कॉर्ड। नोटोकॉर्ड सारी जिंदगी नोटोकॉर्ड की हालत में फ्लेक्सिबल कार्टिलेज का ही रहेगी। ठीक है, कहा क्या लिख रहे हो भाई, एक पॉइंट एक पॉइंट। कहा तुम बोला शॉर्ट में लिख देते हो, किस चीज का एक पॉइंट मिला, फर्स्ट क्या? फर्स्ट पॉइंट क्या करूं मैं बच्चे, रिपीट करूं? तुम लिख रहे हो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट। अच्छा तो बड़ा आगे, तुम इतना ही शॉर्ट लिख रहे हो यार। फर्स्ट पॉइंट रिपीट, कम से कम दो लफ्ज तो लिख दो, अल्लाह के नेक बंदे। बेटा फर्स्ट पॉइंट में उसके जो वर्ड है ना, यानी कि जो ए क्रेनिएटा, ए मीन्स होता है एब्सेंट, क्रेनिएटा क्रेनियम, स्कल ब्रेन बॉक्स। तो इस ग्रुप के एनिमल में ब्रेन बॉक्स या स्कल नहीं होगी, विदाउट स्कल। अब घबराना नहीं तुम। क्वेश्चन बेटा रिपीट कर देते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रेनिएटा एंड ए क्रेनिएटा। राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रेनिएटा एंड ए क्रेनिएटा। ठीक है, तो ब्रेन भी इसमें प्रोमिनेंट नहीं है, और इसकी नोटोकॉर्ड हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगी, कार्टिलेज की रहेगी।
वर्टेब्रल कॉलम नहीं बनेगा। ऑल मैरीन है, साइज छोटा है, प्रिमिटिव इनिशियल बिल्कुल इब्तदाई है, या लोअर कॉर्डेट। और इनमें हम फिर मजीद दो सब फाइलम पढ़ेंगे, जिसे यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेट कहा जाता है। यूरो का मतलब होता है टेल, और सेफेलो का मतलब तो आपको मालूम है सर। ठीक है, तो ऐसा कॉर्डेट होगा जिसकी नोटोकॉर्ड सिर्फ दुम तक होगी, और दूसरा ग्रुप जो होगा इसका वो सेफेलो कॉर्डेट होगा, उसकी कॉर्डेट कॉर्ड यानी कि सर तक होगी। ये एग्जाम्पल है, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये यूरो कॉर्डेट की एग्जाम्पल है, और ये सेफेलो कॉर्डेट है, एम्फिऑक्सिस। आपकी बुक में पेज 220 पर ही मेरे ख्याल से बना होगा ना, 220 पर ही नीचे आपके बना हुआ एस्कीडिया, और 221 पर एम्फिऑक्सिस बना। ठीक है, ये हमारी यूरोकॉर्डेट की एग्जाम्पल है, और ये हमारी सेफेलोकॉर्डेट। दूसरा ग्रुप है, अब देखिए यहाँ पर कहीं स्कल खोपड़ी नजर आ रही है? नहीं आ रही। यहाँ पर नहीं आ रही। ठीक है, दूसरा है क्रेनिएटा, तो डेफिनेटली उसका अपोजिट करेक्टर आपके पास होगा। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल और क्रेनिया। ब्रेन स्कल खोपड़ी के अंदर होगा, वैसे वह ब्रेन डेवलप्ड होगा, वहाँ प्रोमिनेंट था, गैर वाजे था, और यहाँ पर वाजे भी होगा और डेवलप भी होगा। वहाँ नोटोकॉर्ड नॉट ट्रांसफर टू द वर्टेब्रल कॉलम, यहाँ पर क्या होगा, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टेब्रल कॉलम। वो सिर्फ मैरीन है, छोटे हैं, प्रिमिटिव हैं, लोअर कॉर्डेट है, ये एक्वाटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, लार्जेस्ट भी हैं, हायर कॉर्डेट हैं, इनमें बड़ा अच्छा डेवलपमेंट। और ग्रुप क्रेनिएटा को हमने सिंगल सब फाइलम बनाया, जिसे वर्टेब्रेट कहते हैं। अब याद रखिएगा, कॉर्डेट को वर्टेब्रेटा कहना एक अलग मसला है, बायोलॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं। जनरली तो हम बच्चे, हम भी बल्कि आपको वर्टेब्रेटा वर्टेब्रेटा कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल कॉर्डेट ग्रुप एक अलग चीज है, फाइलम, और उस सब फाइलम का सब फाइलम है वर्टेब्रेट। ठीक है जी, ये स्लाइड क्लियर है? तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि आगे हमारे पास हमने एक रेनिएटा के दोनों ग्रुप्स का, यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट पढ़ना है। नूर, फातिमा का साबुन स्लो है क्या है? क्या करते हो तुम, पिक्चर लेते हो या लिख रहे होते हो? और बेटा लिखना भी हो तो जब वीडियो देखते हैं ना, जब आराम से लिख लेते हैं, कोई टेंशन थोड़ी है। माशाल्लाह से आदम जी आप लोगों को इतनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी जगहों पे भी कुछ सिस्टम चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन बहरहाल आपको इतनी फैसिलिटेट करने का मकसद यही होता है कि आप अपनी टेंशनें, अपनी परेशानियां, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है, ओके जी, डन। तो फिर आगे चलते हैं जी। तो ग्रुप ए क्रेनिएटा की बात हम करते हैं, जिसमें सब फाइलम यूरोकॉर्डेट है। द नेम यूरोकॉर्डेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूरा, मींस टेल, जैसे मैंने भी आपसे कहा था, इसका मतलब होता है दुम, और कॉर्डेटा हुई कॉर्ड बेरिंग, जिसमें कॉर्ड मौजूद हो। कॉमन नेम हम यूरोकॉर्डेट्स को कहते हैं ट्यूनिकेट और सी स्क्वेट। ये जनरली
ट्यूनिकेट कहते हैं या सी स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इनकी हैबिट और हैबिटेट देखें तो ये सारे के सारे समंदर में और समंदर के किनारे जो हमने कभी पढ़ा था कोरल रीफ, वहाँ पर हमें मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ससाइल, और कुछ ही ऐसे हैं जो थोड़े से फ्री लिविंग है, वरना ज़्यादातर ये पत्थर के साथ चिपके हुए आपको मिलेंगे। और अभी हम ओरिजिनली शक्ल देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो कोई स्पंज वगैरह है। ट्यूनिक और टेस्ट, ट्यूनिक को हम टेस्ट भी कहते हैं। The name tunicate is suggested by the usually tough, non-living tunic or test that surround the animal and contain cellulose, protein, various salt. It is secreted from the epithelium. ठीक है, अब क्यों कहते हैं इसको ट्यूनिक केटा या ट्यूनिकेट्स? क्योंकि एक्चुअली इसकी बॉडी के ऊपर एक नॉन लिविंग लेयर ट्यूनिक मौजूद है, और वो ट्यूनिक बनी है सेलुलोज भी, उसमें प्रोटीन भी और मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट भी मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। और ये जो ट्यूनिक होती है वो आमतौर पे इसको दो ओपनिंग प्रोवाइड करती है। एक कहलाता है इनकरंट ओपनिंग, अभी दिखाते हैं हम आपको, या बक्कल साइफन भी हम उसको कहते हैं, और दूसरा कहलाती है एक्स करंट या एट्रियल साइफन भी कहते हैं। एक इन करने वाला और एक आउट करने वाला, क्योंकि इसमें ये जो दोनों हैं, इन करंट और आउट करंट या एक्स करंट, ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ट्यूनिक क्या है जी? ट्यूनिक ये हमने कहा कि बाय द यूजुअली टफ, एक सख्त नॉन लिविंग ट्यूनिक लेयर जिसने एनिमल की बॉडी को सराउंड किया हुआ। सराउंड से मुराद है कि ये बॉडी के ऊपर स्किन जिसे कहते हैं, जैसे स्किन होती है इस तरह से एक ऊपर ट्यूनिक मौजूद है, जो सेलुलोज, प्रोटीन और मुख्तलिफ और दूसरे केमिकल से। सॉलिटरी एस्कीडियंस, एस्कीडियंस, एस्कीडिया की डायग्राम बनी है पेज नंबर 20 पर आपको, आर यूजुअली स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ये गोल या सिलेंड्रिकल, थोड़े से सिलेंडर की तरह आपको नजर आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स बिलो द बॉडी वॉल। तो इसमें हमने अगर अर्थवॉर्म के मसल्स देखे थे ना, सर्कुलर भी और इलोंगेटेड भी, इनमें भी कुछ इसी तरह के हमें मसल्स नजर आते हैं। Below the body wall, epithelium help to change the shape of the adult tunicate. तो बॉडी वॉल के अंदर, यानी ऊपर से इसकी बॉडी वॉल आपको ट्यूनिकेट की वजह से जो हॉल है वो एक ही जैसा नजर आ रहा होगा, लेकिन अंदर जो इसकी मसल्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मूवमेंट करवाने में या बॉडी को मूवमेंट कराने में, हिलाने जुलाने में मदद दे रहे हो। तो ट्यूनिक कैसी थी? नॉन लिविंग। ठीक है, साइफन जिसका अभी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था आपसे। Siphon, the unattached end of urochordate, contain two opening or siphons that permit seawater to circulate throughout the body. One siphon is in incurrent or buccal siphon. पहला साइफन जो है वो हम उसे इनकरंट साइफन भी कहते हैं या बक्कल करंट साइफन भी कहते हैं, जबकि हमारा दूसरा विच इज द इनलेट, ये क्या करता है? पानी को इनसाइड फॉर वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी, पानी अंदर जाए। जैसे हम खाना खाते हैं ना, मुंह में डालते हैं, इसीलिए हम इसको बक्कल साइफन कह रहे हैं।
is usually direct opposite attached end of the escaping. It also serve as the mouth opening, माउथ के तौर पे काम कर रहा, खाना खाना, पानी को इन करना। द सेकेंड साइफन को कहा जाता है एट्रियल और एक्स करंट साइफन। ये उस चीज़ को यानी कि पानी को या जो भी मटेरियल है, वेस्ट है, उसको एक्स करंट करता है बॉडी से बाहर निकाल। ये ओरिजिनली आपके पास है, ये इसका इन करंट है, यहाँ से पानी इसकी बक्कल कैविटी या माउथ में जाएगा, और ये इसका एक्स करंट है, पानी बाहर है। इससे पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी जो यूरोकॉर्ड डेटा की एग्जाम्पल की, थोड़ी सी देर के लिए आपको वापस ले चलता हूँ। ये देख सकते हैं आप ओरल साइफन और ये लैटरल साइफन, ये इसके अंदर छोटे निशान जो आपको नज़र आ रहे हैं गिल्स हैं, ये फेरिंग्स के तौर पे एरिया काम कर रहा है। नीचे रिप्रोडक्टिव एरिया ओवरी टेस्टिस, फिर ये बाहर आ गई ये लाइंस, ये हमारे एनस की लाइन बाहर आ गई। ओवरी यानी कि अगर फीमेल है ये, तो इसके एक लाइन ये बाहर आ रही ट्यूब, और ये जाकर कहाँ खुलेगी एट्रियल साइफन में, वेस्ट यहाँ से बाहर निकलेगा सारा। ठीक है, ठंडी दी है यार चाय तुम्हें, ठंडी हो गई यार। हाँ ठीक है जनाब, एक और एग्जाम्पल खूबसूरत सी देख लें आप। खूबसूरत तो मैंने आपसे पहले कहा, नेचर के जितने करीब जाओगे अल्लाह उतने ही करीब आ जाएगा तुम्हारे। डिफरेंस के बाद कोई क्वेश्चन नहीं लिखवाया, आप लिखवाऊंगा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अरिशबा गायब हो गई। ठीक है जी, पेज नंबर 220 पर ही हमारा यूरोकॉर्ड डेटा का फाइलम लिखा है और इसका एक रीजन पूछा जाता है आपसे। सब फाइलम का और यूरोकॉर्ड डेटा पे आप रीजन लिख लीजिए एक अदद, और बहुत आसान सा रीजन है जिसका आंसर आप खुद दे सकते हैं और बना सकते हैं। वाई यूरोकॉर्डेट, why Eurochordate is called tunicata। 220 बड़ा पेज नंबर। Why Eurochordate also called tunicata। ठीक है, Why Eurochordata also called tunicates या tunicata। ठीक है जनाब, तो ये हमारा यूरोकॉर्डेटा में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा काम यूरोकॉर्डेटा का तो एटलीस्ट हो जाए। और यूरोकॉर्डेटा का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे एज अ नोट के तौर पर ना इसके ऊपर लिख भी लीजिएगा। Why Eurochordata is also called tunicate, tunicates या tunicata। हाँ, बिकॉज दे आर कवर्ड बाय कवरिंग ट्यूनिक। इसको बताइएगा ना, वाई यूरोकॉर्डेट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। तो नर्वस सिस्टम देखें जी, नर्वस सिस्टम ऑफ ट्यूनिकेट्स इज लार्जली कन्फाइंड टू द बॉडी वॉल। दीवार के साथ साथ हमें ज़्यादा हिस्सा नज़र आता है, जैसे आपने तस्वीर में देखा होगा वो बारीक बारीक सी आपको लाइनिंग नज़र आ रही थी। इट फॉर्म्स अ नर्व प्लेक्सस विद अ सिंगल गैंग्लिया। जो नर्व के कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसमें एक एक गैंग्लियाज अलग अलग लोकेशन पर मौजूद है, लाइक एक फेरेंक्स पर मौजूद है, ठीक है, एक एट्रियल ओपनिंग पे मौजूद है।
तो गैंग्लिया एक्चुअली इनिशियल फॉर्म ऑफ ब्रेन, ब्रेन का स्टार्ट है। ये मेरे पास एक डायग्राम मैंने बना दी जनाब, सपोज टू बी ये एक डॉट मेरा असल में न्यूरॉन है, ठीक है। ये एक डॉट हमारे लिए क्या है, ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन तो पता ना, और यहां पर क्या है, ये मास ऑफ न्यूरॉन, ऐसा ही है। तो इसे हम क्या कहें, इसे हम कहते हैं गैंग्लिया। क्लियर बेटा, समझ में आई बात। मास ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लियास। तो यहां पर गैंग्लिया मौजूद है। यूरो कोऑर्डिनेट पे नोट भी आता, मैंने आपसे कहा ना, यूरो कोऑर्डिनेट पे नोट भी आपसे पूछा जाता, वो भी लगा लीजिएगा। करेक्टर उसमें हमने बताने होंगे। ये तो मैं बहुत बड़े क्लियर करके बता रहा हूँ आपको, शॉर्टली करेक्टर साहब बता रहे हैं। नर्व सेल बेटा, जो न्यूरॉन्स को आप नर्व सेल कहते हैं ना, ये जो मैं बना रहा, सर यूरोकॉर्डेटा नोट्स में कहाँ है, जो फाइलम ए नेता है वो है। ए नेता तो बेटा अलग है, आगे आएगा। यूरोकॉर्डेटा अगर नोट्स में नहीं है तो आप लिख लो ना, मैं तुम्हें पढ़ा तो रहा हूँ यार, स्लाइडें तुम्हारे पास ही है, इतनी टेंशन का है कि लिख लो फटाफट इसको, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो कोई टेंशन क्यों है। तो न्यूरॉन इज द नर्व सेल्स, एक न्यूरॉन एक सिंगल सेल, और अगर ये एक जगह जमा हो जाए तो इसको कहेंगे मास ऑफ न्यूरॉन्स, और दिस इज कॉल्ड गैंग्लिया। और बहुत सारे गैंग्लिया आपस में मिलकर ब्रेन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर अभी ब्रेन, हम इसी ही जगह को, मास ऑफ द न्यूरॉन को ही ब्रेन कह देते हैं या गैंग्लिया कह देते हैं, इनिशियल स्टेज है। तो यहाँ पर फेरेंक्स के अंदर इनके गैंग्लियाज मौजूद होते हैं एक एक, और एट्रियल पर, क्योंकि पानी और चीज़ें यहीं से अंदर आएंगी ना, तो उसको चेक किया जाएगा कि कोई चीज़ खतरनाक तो नहीं आ रही, तो बंद कर लिया जाएगा फेरेंक्स को। और बाहर निकालने के लिए भी चेक किया जाएगा कोई चीज़ अच्छी तो नहीं बाहर निकल रही। Atrium, the most obvious internal structure of the urochordate are very large pharynx and a cavity called atrium that surround the pharynx. ठीक है, एक लार्ज कैविटी है जिसको हम एट्रियम कहते हैं, ठीक है। वाह जी, नूर फातिमा की क्या मीनिंग निकाली है जी। अच्छा, तो इसका मतलब है न्यूरॉन्स के गैंग को गैंग्लिया कहते हैं। जबरदस्त नहीं है नूर फातिमा, क्या बात है आपकी। ठीक है जी। तो एट्रियम इसमें होगी, डाइजेस्ट सिस्टम इसका communicates continuous from the pharynx and end or at the anus near the atrial cycle। जैसे अभी मैंने डायग्राम में आपको दिखाया ना, तो उससे पहले जो है वो उसके एनस आपको नजर आ रहा है। खाना जो इसका आमतौर पे फीडिंग के तौर पर ये लेता है, वो फिल्टर फीडर है। तो आमतौर पर ये प्लैंक्टॉन्स को जो पानी में घूम फिर रहे हैं, आ रहे हैं सर्कुलेट करते हुए, उनको खाने की कोशिश करता है। फिर during feeding, cells of ventral ciliated group called the endostyle form a mucus sheet। एंडोस्टाइल आपको आपकी बुक में पेज नंबर 220 पर देख लीजिए, इनर साइड पर एक ब्लैक सा शेड आपको नजर आ रहा है, वो असल में सीलिया है, ठीक है। अगर मैं पीछे चलकर आपको डायग्राम दिखा दूं, असल में टाइम हमारा तकरीबन हो रहा है, तो ये देखिए, ये जो शीट है ना, ये यहाँ पे डॉट डॉट से नजर आ रहा है, ये असल में सीलिया है बारीक, तो ये एंडोस्टाइल कहलाता है। तो ये सीलिया हमारे इसमें बड़ा भरपूर काम करते हैं खाना खाने में, ठीक है। फॉर्म अ म्यूकस शीट, एक म्यूकस शीट बनाते हैं। सीलिया मूव द म्यूकस शीट डॉर्सली अक्रॉस द फेरेंक्स इनटू द एसोफेगस। ये आगे मूव करने में
खाने को और जो भी मटेरियल आ रहा है उसको आगे मूव करने में ये सीढ़ियाँ मदद देते हैं। लार्वा आमतौर पे इसमें दे हैव अ टेडपोल लाइक लार्वा इन द टेल ऑफ लार्वा नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। These structures are lost during retrogressive metamorphosis when larvae change from a free swimming stage to sessile। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे आगे चलकर भी तो एम्फीबियन में टेडपोल लार्वा नजर आता है, इसमें भी टेडपोल लार्वा है। और जब लार्वा स्टेज होगी तो इसका नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है और आहिस्ता आहिस्ता लार्वा अगले कुछ दिनों में एक रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब पता ना, ग्रेजुअली अपने पार्ट्स को लॉस करना, अपने पार्ट्स को खत्म करना। तो फिर ये अपने पार्ट्स को खत्म करते हुए टेल वगैरह खत्म हो जाती है इसकी, फिन्स खत्म हो जाते हैं और फिर ये स्विमिंग से सिसाइल हो जाता है, अटैच हो जाता है थ्रू द रॉक्स। तो इस तरह बकिया जिंदगी फिर ये अटैच रह कर गुजारता है। ठीक है, तो process larva loss its some characters is called retrogressive। Many species of Hermania are found in our sea। हमारे समुद्रों में भी ये मिलता है। वो जो डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, ठीक है ना, वो एस्केडिया की बनी हुई है और हर्डमेनिया जो है वो हमारे अपने किमाडी वगैरह के साहिल पर भी आपको मिल जाता है। ठीक है जी, आज के लिए हमारे इतने काफ़ी। थोड़ा सा टाइम हमारा फिर न्यू क्लास की स्टार्ट करना है। कोई छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात है तो जल्दी से पूछ लें ताकि फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करें।